हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है, आपको पिछले 1-2 क्लास में डायपोल के बारे में कुछ बात बताए हैं, 1-2 वीडियोस में। सबसे पहले तो ये बताएं डायपोल क्या होता है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर रखा जाता है तो जो सिस्टम तैयार होता है उसी को इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग कहते हैं। डायपोल के लिए फिर एक वर्ड आता है डायपोल मोमेंट, जो क्या होता है हम लोग का। तो जो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है उसको सेपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन से। बताए थे ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है मतलब इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, जबकि केमिस्ट्री में उलट जाता है। खैर, बोले तो डायपोल के लिए हम लोग को नेट टोटल 5 केस पढ़ना है, जिसमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन उसके एक्सिस में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं वहाँ, और टॉर्क। ये 3 एप्लीकेशंस है जो हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। हम लोग डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास एक डायपोल है, ये डायपोल का सेंटर है, दोनों के बीच का गैप 2D है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर से उसके एक्सिस में काफ़ी लंबे डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो रिजल्ट आया था 2kp/r³। यहाँ ध्यान देने का चीज़ है कि ये सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस r बहुत बड़ा है दोनों के बीच के गैप के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग का 2kp/r³, k को क्या कहते हैं 1/4πε0। p क्या है डायपोल मोमेंट, r सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आया था 2kp/r³। जबकि हम लोग का जो डायपोल के चलते उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यही रिजल्ट कितना था kp/r³। मतलब क्या होता है कि एक्सिस वाले पॉइंट पे, मतलब ये समझाए भी थे आपको कि एक्सिस में अगर हम लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेरा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सेम डिस्टेंस में लेंगे तो एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में दुगुना होता है, ये बताए थे। और इसके बाद आपको बताए थे टॉर्क। टॉर्क का बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, अभी इसी से जुड़ा हुआ एक्चुअली हम लोग पहले वीडियो में भी इसी से जुड़ा हुआ बात करेंगे। 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर दिखाएंगे, बहुत ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो बताएंगे अभी आपको। उससे पहले एक बार याद कर लीजिए हम लोग क्या पढ़े थे कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा गया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज से बना हुआ डायपोल है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इस चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द फील्ड QE, ये फील्ड के अपोजिट चूँकि नेगेटिव चार्ज है, और फिर ये घूमता है चूँकि इस पर ये फोर्स के चलते ऐसे घूमने का टेंडेंसी। टॉर्क समझाए थे आपको पिछले क्लास में टॉर्क क्या होता है, और उसी से फिर बताए थे कि इस पर नेट टॉर्क कितना लगेगा। तो ये क्या आया था P×E। तो ये घुमाने का इसको कोशिश किधर कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क निकाल के जोड़े थे। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था P×E, PE sin थीटा। और यहाँ पर आपको ये भी समझाए थे कि जब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे अगर डायपोल को रख देंगे आ जाएगा, जब घूमेगा और ऐसे आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये डायपोल ऐसे घूम के आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, ये रोटेट कर गया तो ऐसे सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाए कि इस पे नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, नेट टॉर्क 0। क्यों, चूँकि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ गया। थीटा किसको कहते हैं ये हमेशा ध्यान देना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच के एंगल को थीटा कह रहा है, थीटा पे ध्यान देना है। तो इस पर टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा 0। ये सब समझाए भी थे आपको यहाँ पर सब चीज़। और एक और बात बताए थे कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। डायपोल सिस्टम पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, बिकॉज जितना फोर्स राइट साइड में लगेगा उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, और इसका नतीजा होगा रिजल्टेंट फोर्स इस डायपोलर सिस्टम पे, जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, कुल बल है, वो हमेशा क्या होगा 0। टॉर्क कभी 0 होगा कभी नहीं होगा। तो हम लोग अभी इसी से जुड़ा हुआ कुछ और बात करेंगे,
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे पहला हम लोग दो पार्ट है। एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कोई हमसे पूछा था डाउट के तौर पे, हम बोले थे उसको कि हम आगे बता देंगे जब इसका थ्योरी हो जाएगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज़ और डिस्कस करेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी शायद उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसने ये पूछा था। तो ये जो चीज़ है ये दो जगह पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। और जब अगले चैप्टर में हम लोग का डायपोल का एनर्जी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन होगा। एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पे पहले सीखिए। सिचुएशन क्या है, तो वही सिचुएशन है जो हम लोग अभी डायपोल में डिस्कस किए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वहाँ एक डायपोल रखा हुआ है। तो पहले तो इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम शब्द मतलब दो तरह का इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम वर्ड अगर आता है तो दो तरह का इक्विलिब्रियम पे बात होता है। एक को रोटेशनल, ROT रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और एक को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सबसे पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स के तौर पर जब भी आप लीजिएगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है जो सिस्टम है उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जबकि उसी तरह से ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे, यहाँ पे वर्ड सिस्टम ज़्यादा बेटर होगा, सिस्टम पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो कहेंगे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और सिस्टम में अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो कहेंगे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है, कुल टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर टोटल फोर्स जीरो है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर दोनों जीरो है, रिजल्टेंट टॉर्क एज वेल एज रिजल्टेंट फोर्स, सिस्टम में टोटल टॉर्क और टोटल फोर्स दोनों जीरो है, तो उसको कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ दो तरह का इक्विलिब्रियम शब्द आता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल शब्द का मतलब है साधारण भाषा में कि अगर आप उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने पोजीशन से, जहाँ पर कोई चीज़ है वहाँ से थोड़ा सा आप अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो उस पुराने सिचुएशन को, जो एक सिचुएशन है, मान लो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में वो है और वहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर दिए, तो फिर से वो उसी पोजीशन को गेन करना चाहेगा या गेन कर लेता है, तो कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, वो उस पुराने सिचुएशन में नहीं जाके किसी दूसरे सिचुएशन में जाना चाहता है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अभी आपको यहाँ और बेहतर समझ में आएगा। पहले तो इक्विलिब्रियम दो तरह का, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन मतलब जो सिस्टम है उस पर टोटल फोर्स जीरो, रोटेशनल मतलब सिस्टम पे टोटल टॉर्क जीरो। इक्विलिब्रियम दो तरह का, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में अगर थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो दोबारा से वो अपने पुराने स्थिति को पाने का कोशिश करेगा, और अनस्टेबल मतलब अगर थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो वो पूरी तरह से बदल जाता है, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस सिचुएशन को देखिए। ये फिगर जो है इसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए, इस सिचुएशन को देखिए। पहले हम कह रहे हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या पहले तो इक्विलिब्रियम कैसे है वो देखिए, स्टेबल अनस्टेबल बाद में देखेंगे। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक डायपोल रखे हैं, इस पर इधर फोर्स लगेगा QE। तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये सबसे पहले कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब हम लोग का ये डायपोल का सेंटर है, हम लोग का ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कहाँ से पास कर जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये घुमाने का बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। आपको बताए थे कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर अगर टॉर्क निकालना है तो तरीका क्या होता है, फोर्स लेते हैं और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ से रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ रोटेशन का एक्सिस है और ये फोर्स है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये खुद ही इस पॉइंट से पास कर गया, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन भी नहीं करेगा, तो इसलिए फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी कहाँ से पास कर गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर गया। तो जब भी कोई फोर्स
एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाता है तो वो कोई टॉर्क जनरेट नहीं करता है। ये फोर्स का जो लाइन है वो कहाँ से पास कर गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर गया, और ये फोर्स का भी जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर गया। तो ये दोनों फोर्स कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए सिस्टम में नेट टॉर्क भी जीरो है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, बस अभी इतना ही, अभी स्टेबल अनस्टेबल बाद में, इक्विलिब्रियम में है। अब जरा ये सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह का चीज़ है, लेकिन इस बार हम लोग फिर जो चार्ज है उसका पोजीशन उलट दिए, इधर प्लस था यहाँ माइनस इधर था, इस बार इसमें इधर माइनस है इधर प्लस है। तो अगर इस सिचुएशन में जाएंगे तो इस पे हम लोग का फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वहीं QE, इसमें भी QE और इसमें भी QE, दोनों फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स क्या कहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। और साथ ही साथ इस सिचुएशन में टॉर्क के बारे में आपको तुरंत अगले वीडियो में बताते हैं।